स्वागत वृंदावन मिश्र जी। सरायकेला खरसावां की इस ऐतिहासिक धरती पर आपका स्वागत है। और बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद सरायकेला खरसावां में यह पहला इस स्तर का भव्य फेस्टिवल हो रहा है, लिटरेचर फेस्टिवल, और जिसमें मैथिली की एक पुस्तक और मैथिली में क्या लिखा जा रहा है इसे समझने के लिए आपको आमंत्रित किया गया और आप यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। आज जिस तरह आज हम लोग सायं के संध्या के समय यहाँ बैठे हुए हैं और आज का यह अवसान सत्र है वैचारिक रूप से, वैसे आगे कवि सम्मेलन है और कुछ है, उसी तरह आज जो हम बात करेंगे जीवन के अवसान की स्थिति में हमारे समाज की क्या स्थिति है उस विषय पर। और मैं चाहूँगा, थोड़ा बच्चे हैं इस बीच में, थोड़ा एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि साहित्य और समाज का संबंध जो है वो कहाँ तक समन्वय के साथ चल रहा है। तो वे बच्चे अपना हाथ उठाएंगे जो जिनके दादा दादी उनके साथ रहते हैं, जो माता पिता और दादा दादी के साथ रहते हैं, वे बच्चे थोड़ा हाथ उठाएंगे कि हाँ उनके घर में उनके दादा दादी माता पिता सब एक साथ बच्चे के साथ हैं। सिर्फ वे बच्चे हाथ उठाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, 5 हाथ उठे हैं, 5 हाथ इस सभागार में उठे हैं। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। अपने माता पिता के साथ, जिनके माता पिता इस पृथ्वी पर हैं, वे अपने माता पिता के साथ कौन कौन बुजुर्ग लोग रह रहे हैं जिनके माता पिता उनके साथ हैं। चलिए, 5-6 हाथ इसमें भी उठे हैं। धन्यवाद। अब ये स्थिति है हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ हमारे समाज की वही स्थिति साहित्य में भी है और समाज में भी है। तो हम आगे बढ़ेंगे, बीच बीच में चर्चा होती रहेगी। आदरणीय रविन्द्रनाथ मिश्र जी, जैसा कि परिचय मिला, उप सचिव रहे हैं भारत सरकार में और न्यायिक सेवा से भी जुड़े रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मात्र 7 से 8 साल के साहित्यिक सफर में इन्होंने 33 पुस्तकें लिख डाली और बड़ी प्रशंसित है। सर, लोग कठिन काम पहले करते। आपका मैं परिचय देख रहा था तो पहले आपने आत्मकथा लिखा है। लोग आत्मकथा बाद में लिखते हैं कि लिखने में जब परिपक्व हो जाते हैं बहुत कुछ, तो फिर बाद में आत्मकथा लिखते हैं। और आपने 33 पुस्तकों में पहला पुस्तक आत्मकथा ही लिखा है, जो शायद भोर सौ सांझ है। तो इसमें क्या कारण है कि पहले आत्मकथा लिखने के ही आपको क्यों सुनी? हेलो, आदरणीय मिश्र जी, जिला प्रशासन एवं समस्त आयोजक लोगों को हार्दिक धन्यवाद कि इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे अपनी बात कहने का एक स्वर्णिम अवसर दिया गया। मेरे मन में बहुत दिन से था कि जो मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ये बात लोगों तक जाए, और ये मुझे ईश्वर की कृपा से अवसर मिला है। आत्मकथा एक्चुअली जो लिखा मैंने अत्यंत दुख में लिखा। अभी उससे पूर्व एक रचनाकार बोल रही थी कि जब दुख की भाषा होती है वो बहुत ही मार्मिक होती है। मेरी माँ 94 साल की थी और 2.5 साल से बेड रिडन थी। डॉक्टर कहते थे कि मैंने ऐसा जीवंत, ऐसी साहस पूर्ण रोगी नहीं देखा। एक बार तो मर गई थी, डॉक्टर ने कहा कि अब सुबह, फिर भी आत्मबल से वो बच गई, लेकिन इलाज के बावजूद उसकी हड्डियाँ जो है वो ठीक नहीं हो पाई। इलाज में गड़बड़ी भी हुआ, क्या हुआ, और बेड रिडन में जो उसका कष्ट, उसका दुख, लोग अपनी माँ को देखते हैं, जीते हुए देखते हैं, लेकिन जब मैंने अपनी माँ को अपनी आँख के सामने उसकी आँखों को पथराते हुए देखा, मैं वर्णन नहीं कर सकता उसमें क्या भावनाएं हुई। मैं उसके मृत्यु के बाद 4 महीने सो नहीं पाया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कुछ लिखते हैं। मैं और मेरी पत्नी है, आई हुई है, हम ऐसे ही पार्क में टहल रहे थे, तो हमने सोचा क्या करें। अब हम कहा अपने बारे में ही लिखना शुरू करिए। क्या बात है, आपने इतना लंबा जीवन जिया है, 40 साल सरकार में सेवा की है, बहुत सारे लोग आए गए, तो हमने शुरू किया। और उस आत्मकथा में
जो पहला अध्याय है वो हमने अपनी माँ के बारे में लिखा। लोग शुरू करते हैं लेकिन मैंने अंत से शुरू किया क्योंकि यही चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी। बाद में जब मैंने उसको कई बार राइट किया, रिव्यू किया, कई बार किया, तो मुझे हुआ क्या मैं इसको पीछे कर दूँ। मैंने कहा नहीं, इस किताब का अर्थ ही बदल जाएगा। तो इस तरह से वो हुआ। मैंने उसका विमोचन भी किया और मैं दिल्ली में करीब 40 साल करीब रहा। जब मैं शुरू में आया दिल्ली और आज की दिल्ली में बहुत फ़र्क हो चुका है। और बीच में मैं 10 साल इलाहाबाद में रहा। बहुत सारी बातें जो पहले किताब में नहीं आ पाई, मुझे विमोचन के समय में भी, बाद में भी लोगों ने भी कहा, तो मैंने फिर उस पर दूसरा संस्मरण पाथे नाम से लिखा। फिर भी अधूरा रह गया। फिर मैंने तीसरा संस्मरण भी लिखा। इस बीच में उपन्यास लिखना शुरू किया। तो इसके बाद जब उपन्यास लिखने लगा तो मुझे उपन्यास का चस्का लग गया। बड़ी अच्छी बात है। आत्मकथा आपने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये समझ में आई। और दुख से आह से निकली होगी गान। और वाल्मीकि ने भी क्रौंच पक्षी की हत्या के बाद, करना के बाद ही रामायण लिखना प्रारंभ किया था। तो आपकी आत्मकथा, मगर एक बात मैं और आपकी यात्रा के संबंध में समझना चाहता हूँ। 49 वर्ष के, शायद 49 वर्ष पहले आपने जमशेदपुर में भी अपनी सेवा दी। 49 वर्ष पहले पहली नौकरी आपने जमशेदपुर में प्रारंभ किया था। उसके बाद इलाहाबाद, दिल्ली, सब जगह आप रहते आए। मगर आपने जो उपन्यास लिखना प्रारंभ किया नमस्तस्य, महिला समस्या से, और अंतिम आपका उपन्यास जयतु जानकी आई है, वो भी महिला समस्या। तो वहाँ से एक प्रारंभिक पात्र आपके 7 महिला पात्र हैं शायद नमस्तस्य में, और उस 7 पात्र में अलग अलग प्रकार के अवसाद के दर्शन। और फिर आप आध्यात्मिक 2 पात्र को लेकर आगे बढ़ते हैं जिनकी पूरी जिंदगी अवसाद और त्रासदी, राम और सीता को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ नमस्तस्य से जयतु जानकी तक की ये समस्या मूलक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति को आपने कैसे संभाला है और किस प्रकार आपने शुरू किया है? जयतु जानकी अंतिम नहीं, मैं जो अभी लिख रहा हूँ वो भी स्त्री की समस्या से ही जुड़ी हुई है। और अभी ये बहुत लंबा मैंने काम शुरू किया है, इसमें समय लग सकता है, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी अध्ययन की जरूरत है। लेकिन मैंने देखा है कि समाज में, जो मैंने पढ़ा कि स्त्रियों की हालत आज से नहीं, जवानी से खराब चली, और ये मानव निर्मित है। अब उसको आप कभी धर्म का रूप दे दीजिए। अभी आप वर्तमान में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, स्त्री, लड़का और लड़की को संपत्ति में समान अधिकार। बिहार में सर्वे शुरू हुआ, अब घर घर लड़ाई हो रहा है, लोग बहन का नाम नहीं दे रहे हैं, बेटी का नाम नहीं दे रहे हैं। अभी बताइए, संघर्ष का रूप बदल गया, लेकिन संघर्ष है। यही संघर्ष राम और सीता के समय था, यही संघर्ष महाभारत के समय था। कोई स्त्री की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वाल्मीकि सरेआम कह रहे हैं कि मैं अपने समस्त धर्म के, समस्त शक्ति से, समस्त ज्ञान से ये प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ कि जानकी निर्दोष है। मैं कह रहा हूँ कि लव और कुश इनके संतान है। अब और क्या चाहिए? यहाँ भी मुक्ति मिल सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या हुआ? वाल्मीकि को भगवान, मैं रेफरेंस का आधार वाल्मीकि रामायण, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। तो भगवान राम ने संदेश भेजा वाल्मीकि को कि ठीक है, लव कुश को रख लेते हैं। लेकिन क्या जानकी अयोध्यावासी के सामने में ये बात कर सकती है जो निर्दोष है? ये तो उनको कहना चाहिए। और ये विवाद समाप्त नहीं हुआ, इसके बावजूद कि वाल्मीकि मुनि ने स्पष्टता से ये बात प्रतिज्ञापूर्वक सार्वजनिक रूप से ये बात की। जब ये बात हुई, अब सोचिए कितना बड़ा अन्याय हो सकता है। तो इसी संदर्भ को लेकर के मैंने ये किताब लिखी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राम दोषी नहीं थे। ये जो धारणा फैलाई जा रही है या लोग कहते हैं ये गलत है। राम भी उतने ही निर्दोष थे जितने जानकी थे। तो मेरा अभी ये किताब का ऐसा दूसरा है, लेकिन ये है कि जो देखिए, आप जैसे समाज में या परिवार
हर आदमी कहीं न कहीं न्याय पुरुष होता है। जैसे आप पिता हैं, चाहे आप पति हैं, चाहे आप भाई हैं, अगर आप अपने स्तर से न्याय नहीं करेंगे तो वो अन्याय होगा, या तो न्याय होगा या अन्याय होगा, और यही अन्याय होता रहा स्त्रियों के साथ। तो मैंने जो पहली किताब लिखी, पहली किताब है जो नमस्तस्य है, उसमें भी अन्याय है। और मैं अब स्पष्ट करूं, मेरी माता जो थी वो बड़े समृद्ध परिवार थे, और उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई थी, उसके बाद पोस्ट मस्ट है, और उनको करीब 70 बीघा जमीन के उत्तराधिकारी हो सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए इस कानून का ये जो है ना, स्त्रियों के संरक्षण का विस्तार में लिखा है। सर माइक थोड़ा और पास कर लें। हेलो, सॉरी। तो ये, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आने से पहले स्त्रियों को अगर वो विधवा हो जाती है तो कुछ भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ मेंटेनेंस का अधिकार था, 12 मन खोरिस जी। अगर वो लड़का, अच्छा, उसके बाद दुर्भाग्य क्या हुआ, मेरी माँ पैदा हो गई तो लड़की थी, अगर लड़का होती तो बात कहानी दूसरा था। नमस्तस्य का आधार बिंदु यही। धन्यवाद। एक प्रकाश डाला आपने 1935 के अधिनियम से पहले महिलाओं को क्या अधिकार और आज के अधिकार के संबंध में। निश्चित रूप से एक पारिवारिक, सुबह से हम लोग परिवार पर चर्चा कर रहे हैं, और निश्चित रूप से नई व्यवस्थाओं का जब सूत्रपात होता है तो पुरानी व्यवस्थाओं के साथ टकराव होता ही है, और वो स्वाभाविक रूप से चलता रहेगा। राम और सीता के बारे में आपने लिखा है, दोनों निर्दोष थे, अच्छी बात है। वैसे मिथिला में तो पाहुन राम की परिकल्पना है, मिथिला में तो पाहुन राम है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेटी वनवास में रहेगी तो अयोध्या के लोगों को वहाँ के लोग बहुत अच्छा कहते होंगे। उस समय तो नहीं ही कहते होंगे आज, जो चूंकि बेटी वनवास में रहे तो स्वाभाविक पीड़ा मिथिला की है, वो लोक साहित्य में झलकती भी है। मगर वो एक अच्छा पड़ाव है। मगर आगे आपने अन्य पुस्तक पर तो हम बात करेंगे, चूंकि आप द्वैत में बहुत लिख रहे हैं। जैसे आपने लजकोटर लिखा और फिर मातृभूमि लिखा। लजकोटर और मातृभूमि तो प्रवासी समस्या पर आपकी है, उसमें भी आपका 2 स्वरूप सामने आता है, एक शहरी प्रवासी और एक ग्रामीण प्रवासी। दोनों की समस्याएं अलग अलग है, स्तर अलग अलग है। मगर मैं थोड़ा वृद्धावस्था की तरफ बात करना चाहूँगा। आज की बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा ही, और इसे आप आईना मान सकते हैं समाज का और देश का, कि आजकल माँ बाप और 2 बच्चे, इसके अलावा लोग परिवार नहीं मान रहे। माँ बाप और 2 बच्चे, उस बुजुर्ग जो है उसके लिए ना फ्लैट में घर है, न घर में कोई अलग कोठरी है, उसके लिए बच जाती है एक चौकी, बाहर में एक चौकी मात्र उनके लिए बच जाती है। आपके इस पर 2 पुस्तक अभी जिस पर हमारा संदर्भ है, हम आए में रहल छी, और एक और आपकी पुस्तक है इस पर ठेहा परक मौलायल गाछ, ठेहा परक मौलायल गाछ। दोनों में संदर्भ भी उसी प्रकार से द्वैत में आपका है। जैसे इसमें भी, जैसे अब मैं थोड़ा बात कर लूँ ठेहा परक मौलायल गाछ से पहले हम आए रहल छी पर, तो इसमें आपके 2 पात्र, और दोनों पात्र के माता पिता गांव में ही रहना चाहते हैं, और दोनों के जो पुत्र हैं, एक का पुत्र षड्यंत्रकारी है जो संपत्ति चाहता है, वो नए तरीके से लव रिलेशन में रह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पत्नी के साथ षड्यंत्र करता है, वो सुन लेते हैं, वो गांव भागना चाहते हैं, गांव में ही उनको अच्छा लगता है, खुलापन लगता है। दूसरा पात्र है जो गरीब है, मजबूरी में गांव छोड़कर वो शहर जाता है, वहाँ टेम्पू चलाता है, और बड़े प्रेमपूर्ण ढंग से वो अपने परिवार में रहता है, और बल्कि ये जो मनोहर है आपके दूसरे पात्र, उनकी भी वो सेवा करता है। मगर उनके पिता भी घर में ही रहना चाहते, गांव में ही रहना चाहते हैं, यानी 9 अच्छे सेवा करने वाले के साथ माता पिता रहना चाहते हैं, 9 षड्यंत्र करने वाले के साथ माता पिता रहना चाहते हैं। क्या एक ऐसा मैसेज नहीं जाता है कि बुजुर्ग जो है, चाहे किसी भी प्रकार के, अगर उनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण है और बच्चे की व्यवस्था है, गांव में रह नहीं सकते, आप बच्चे को बिना पढ़ाई लिखाई रख नहीं सकते, तो क्या बुजुर्ग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं? ये समस्या है, यानी बुजुर्ग दोषी हैं, पुत्रों की तो व्यवस्था है वहाँ की, दोनों कमाएंगे, तो ये क्या मैसेज आज हम आविर्हल में आप देना चाहते हैं? ये जिस जो हम आविर्हल उपन्यास के जो नायक हैं मनोहर,
बहुत शिक्षित व्यक्ति, संभ्रांत। उन्होंने प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, सैकड़ों विद्यार्थियों को उच्च से उच्च शिक्षा दी है, बड़े बड़े पदों पर गए। उन्होंने अब उनकी एक लड़की डॉक्टर है और लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा समृद्ध इंजीनियर या ऐसा है। कोई कमी उन्होंने अपने जीवन में नहीं छोड़ा, जिस वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा। लेकिन ये हुआ कैसे कि घर में कोई नहीं था, एकांत। पुत्र चले गए। पुत्र ने इनकी इच्छा थी कि हम लोग विवाह होगा, उस उत्साह से भाग लेंगे, लेकिन वो जो है लिव इन रिलेशन में चले गए। माता पिता को सही सूचना नहीं दी और ये समझते रहे कि उन्होंने कहीं अन्यत्र शादी कर लिया। घर में आना जाना उनका कम हो गया और इस दुख से ये लोग तीर्थाटन पर चले, गंगोत्री चले। और गंगोत्री में ऐसा हुआ, दुर्घटना ऐसी हो गई कि जो नायक है मनोहर, उनकी पत्नी गंगा में स्नान करते समय फिसल गई और प्रवाह में बह गई। उन्होंने अपने आंखों के सामने उनको बहते हुए देखा और कुछ कर नहीं पाए। कब वहाँ उठे इतना होता है कि कुछ कर नहीं सकते और चली गई। तो उसके बाद वो जब वापस घर आए, बड़े दुखी थे। तो उनका पुत्र जो दिल्ली में रह रहा था, जो संभ्रांत खुद भी था और अच्छे पद पर था, तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप अकेले कहाँ रहेंगे, आप आ रही मेरे साथ। तो बड़े टूटी हुई स्थिति में थे, तो मना नहीं कर पाए और दिल्ली आए। और दिल्ली आए और वहाँ पर आते ही जो है उनका जब आए तो जो उनका जो लड़का था और जो उनकी जो वो समझते थे कि इसकी पत्नी है, रहती थी फ्लैट में, तो कहीं चले, वो कहे बोले कि हम गोवा जा रहे हैं, कहीं चले गए। तभी उन्होंने कहा जब तुम्हें कहीं जाना ही था, देखिए अच्छा उसका आप इसमें देखेंगे जो डायलॉग है, तो उनका जो व्यवहार है पुत्र का। अब लोग कहते हैं कि जैसे बुरा है वो है, उसका दिमाग ही हिला हुआ है, ऐसे बात ही नहीं। आदमी को सिर्फ रोटी नहीं चाहिए। आदमी को एक आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, आपने एक सम्मानित जीवन जिया है, तो अपने परिवार से कम आप एक सम्मान, अपने पुत्र से जिसके लिए सब कुछ किया है, सम्मान की अपेक्षा करते हैं। और जब वो टेढ़ी मेरी बातें करते हैं, आपसे ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, तो मन में दुख होता है कि हम कहाँ आ गए। हम तो भले घर में थे। सवाल ये नहीं है कि वो रहना नहीं चाहते, लेकिन रहने लिए उपयुक्त जो उनको एक वातावरण नहीं मिल पाता, फिर वो बीमार हो जाते हैं, फिर उनका इलाज होता है और तब तक वो रहते नहीं है। एक तीसरा आदमी वहाँ प्रकट होता है, जो इस उपन्यास में बड़ा ही उसका मार्मिक अच्छा रोल है। गंगा जो ऑटो चलाता है, उनके गांव के आसपास का है, मैथिली बोलते हुए जब उनको दिखता है तो उससे आपस में उनका प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, और वो पुत्र के नहीं होने पर वही उनकी सेवा करता है कई तरह। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। नहीं, आपकी कहानी मैंने पढ़ा है और अंतिम तक पढ़ने लायक है, आप लोग भी पढ़ें। हम आबि रहल छी, निश्चित रूप से बड़ी अच्छी पुस्तक है, मगर समस्या वही का वही है हर घर में। क्योंकि बच्चे बोलते हैं माँ बाप एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, और पिताजी की अपनी चिंता है, जो आपने बोला कि सम्मान चाहिए, केवल भोजन से तो काम चलेगा नहीं। पैसे तो उनके पास, आपके पात्र के पास भी पैसे हैं, हेडमास्टर हैं और 10 लाख रुपया वो चुकाते भी हैं, मगर ठीक है वो अपनी जगह है। मगर एक कन्फ्लिक्ट नहीं दिखता है। एक कन्फ्लिक्ट तो खड़ा होता ही है ना, कि जो दोनों ही बुजुर्ग गांव में ही रहना चाहते हैं, गांव में न रह पाने के दर्द से उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे शंकर बहुत अच्छा पात्र है आपका, और शंकर के जो पिताजी हैं वे दूसरी बार जब गांव से शहर उनको ले जाने की बात होती है, वे अपने एक पेड़ के पास जाते हैं जिनसे उनको बहुत प्रेम है, और उस पेड़ के पास वो बड़बड़ाते हैं कि कहाँ ले जाएगा, कहाँ जलाएगा, क्या करेगा, वो बड़बड़ा रहे हैं, और बड़बड़ाते गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक किस प्रकार से इसको आज की युवा पीढ़ी या आज जो लोग हैं इसको किस प्रकार से एक मैसेज के रूप में ग्रहण करेंगे कि अपने माता पिता के साथ क्या करें? नौकरी छोड़कर माता पिता के साथ रहें? माता पिता अगर बच्चे की व्यवस्था है वो टेम्पू चला के गुजरा करता है, उस शहर में गांव में आपका पात्र बोलता है
कि गांव में फिर ब्याज के चक्कर में पड़ जाएगा। गांव में उसको कोई देखने वाला नहीं है, शहर जाना उसकी मजबूरी है, जहां वो छोटी सी दुनिया उसने बसा ली है। उनके माता पिता भी वो साथ नहीं रहना चाहते। या अब सिर्फ बड़े लोगों की बात नहीं रह गई है कि जिनके बेटे बहुत अच्छे शिक्षित हैं, अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ते हैं, उनकी बात नहीं, घर घर की कहानी हो गया। उस मिथिला में तो पलायन बहुत ज़्यादा है, सभी बाहर ही कमाते हैं, वहीं गुजारा चलता है। फिर गांव में जो बुजुर्ग रह गए हैं, जैसे अभी देश में लगभग 16-17% बुजुर्गों की आबादी है, 9% महिलाओं में और 8% पुरुषों में। और ये आबादी कहा जा रहा है कि अगले 20 वर्ष में ये 31% तक होने वाली है। 20 वर्ष में 31% तक की आबादी हो जाएगी बुजुर्गों की। तो फिर इसका किस प्रकार से निदान संभव है? ये एक्चुअली जो दूसरा पात्र है गंगा, जो गांव में बड़े गरीब परिवार से आता है, और इसमें एक्चुअली तीन बूढ़े हैं जिनकी चर्चा हुई है। एक तो मनोहर हैं, एक जो गांव के जमींदार थे जिन्होंने गंगा के परिवार को शोषित किया, उसकी सारी ज़मीन वगैरह हड़प ली, मजबूर कर गंगा को गांव छोड़ना पड़ा। उसने बड़े मजबूरी में गांव छोड़ा था और दिल्ली में आकर के उसने अपना एक अच्छा सा धीरे धीरे प्रयास करके अपनी व्यवस्था कर ली और अपने माता पिता को ले आए। कोई उपाय नहीं था, गाँव में उसके पास संपत्ति नहीं थी, रख नहीं सकते थे, वहाँ मजबूरी थी। और वहाँ जब ये लाए गंगा जो लाया तो अपने माता पिता का बहुत अच्छा ख्याल रखा। माता पिता यहाँ इस प्रकार से उसके व्यवहार से खुश थे। यहाँ ये देखिए, शंकर जो है, जो प्रधानाध्यापक जी का पुत्र है, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। वो जब रात में ये बूढ़ा जगे हुए थे तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग इसका जल्दी जो है ना जमीन वगैरह ये सब रजिस्ट्री वजिस्ट्री हो जाएगा तो फिर इसका कुछ हिसाब कर देंगे, चिंता मत करिए। जब उसकी पत्नी इस तरह की बातें जब वो सुनता है तो वो कैसे वहाँ रह सकता है? इस तरह की बस चर्चा हुई है जब उसके पुत्र और जो उसका जो। चलिए धन्यवाद। आपने दो समय हम लोगों के पास कम है, थोड़ा समाप्त करते हैं, एक आध क्वेश्चन भी ले लेते हैं जल्दी। मगर आपने दो सुझाव भी दिया है, सलाह भी दिया है। इसमें एक नूतन प्रभात करके आपने दरभंगा में एक जगह खोला है, जो आपके शंकर जो बहुत पढ़ा लिखा पात्र नहीं है, वह दीपेंद्र के सहयोग से एक नूतन प्रभात बूढ़ों के लिए जगह खोलता है। फिर आपने अपने मौलायल गाछ में फिर एक अलग प्रकार का स्वयं सहायता समूह का निर्माण बुजुर्गों के द्वारा करवाया है। वह भी मुझे लगता है बुजुर्ग यानी वृद्धाश्रम से आगे की बात है, क्योंकि वृद्धाश्रम तो तब तक न है जब तक सरकार चला रही है, मगर बुजुर्ग स्वयं आपस में मिलकर, मुझे लगता है 20 साल के बाद जब 31% 32% हो जाएगी आबादी, अब बुजुर्ग ही केवल गाँव में बचेंगे या शहरों में ज़्यादातर रहेंगे, तो फिर ऐसे जगह की जरूरत पड़ेगी जो आपने दिया है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना एक ग्रुप बनाना जिसमें सहयोग करेंगे। मैं क्वेश्चन आमंत्रित करता हूँ, अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो चलिए। डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, आप अपना प्रश्न करें, क्या करें? धन्यवाद। रविंद्र नारायण मिश्र जी की कई किताबों को पढ़ने का मुझे अवसर मिला, और अभी इनकी जो किताबें हैं जिस पर चर्चाएं हो रही है, हम आयब रहल छी उपन्यास, जो वृद्ध व्यक्ति के लिए समर्पित है वृद्ध व्यक्ति के लिए। लेकिन पढ़ने से हमको लगता है इसमें वृद्ध व्यक्ति को तो का ही अपमान हुआ है। जब एक तरफ हम लोग मिथिला समाज में, हम लोग की संस्कृति है कि बुजुर्गों का सम्मान करना, और ये रिच संस्कृति है मिथिला समाज की, और उस मिथिला समाज के वृद्ध व्यक्ति को अपने बाल बच्चे से तंग आकर के उसको जल में समाधि लेना पड़े, और इसको आप लेखक हमारे उपन्यासकार उसको निदान समझते हैं, तो क्या हमारे संस्कृति पर यह असर नहीं पड़ेगा? हमारे बाल बच्चे पर यह असर नहीं पड़ेगा? एक आत्महत्या क्यों पात्र कर रहे हैं? आत्महत्या मतलब उसको करें, जन्म समाधि लेने का मतलब है आत्महत्या। तो एक बात है। दूसरी तरफ हम लोग एक तरफ पाठ पढ़ाते हैं बच्चों को कि अपने माता पिता के पास समय देना चाहिए, दें, लेकिन आप जो इस तरह से आप बताते हैं इस किताब में कि वो निदान हुआ, वृद्ध मर गया, जन्म समाधि ले लिया, उसका कष्ट खत्म हो गया, तो ये निदान हमको नहीं समझ में आया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसका कारण ये है कि हम सोचते हैं कि आदमी का
जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वही सब कुछ है। यानी अगर आप कपड़ा पहन रहे हैं, आप मकान में हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो है जो इसने जल समाज ही लिया उसको आप पूरे उपन्यास के संदर्भ में एकत्र होकर अगर सोचते हैं तो आप इसे कदापि आत्महत्या नहीं कर सकते। इस हिसाब से तो विनोबा भावे ने भी आत्महत्या किया, भगवान राम ने भी आत्महत्या किया। आप कैसे हमने जब ये किताब लिखी और फेसबुक पर पोस्ट किया तो हमारे इलाके के एक बड़े विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने लिखा कि भगवान राम ने आत्महत्या की और उन्होंने आत्महत्या भी कराई। कैसे? क्योंकि भगवान राम के साथ उनके तीनों भाई, दोनों भाई, एक भाई तो पहले गुजर गए थे, उन्होंने जल समाधि ली और उतने ही नहीं लिए, सारे अयोध्या वासियों ने सरजू में जल समाधि ली। ये तो बहुत बड़े अन्याय हुआ है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूँ, मेरे पास है वो श्लोक, नहीं तो आप खुद देख लीजिए। उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब भगवान राम निकले तो वशिष्ठ मुनि जो हैं वो अग्निहोत्र पाठ कर रहे थे और भगवान राम स्वयं पैदल चल करके सरजू में जल समाधि लिए और वे सभी मुक्त। ये जो हमारा हीरो है, मनोहर है, उसमें प्रेम की पराकाष्ठा है। उसको अपने पत्नी के प्रेम के कारण ही दोबारा वहाँ पर आना पड़ा। वहाँ गंगोत्री में जहाँ उसकी पत्नी का अंत हुआ था, उस जगह से, उस जल प्रवाह से उसको अत्यंत आध्यात्मिक आनंद मिला वहाँ पहुँचकर। वह इसीलिए गए। और उसमें एक और था कि उसकी पत्नी ने उसको एक बॉक्स दिया था जिसमें कुछ सामान थे और वो चाहती थी कि ये उसके बहू को दिए जाए। न उसकी शादी हुई, न वो दे सका। इस पीड़ा से उसने पहले तो उसको जल प्रवाह किया, इस भावना से कि वो उसकी पत्नी जो है वो गंगा में विराजित है, समाहित है और वह उनको विसर्जित हो रहा है। इस तरह से उसने और फिर अपना दायित्व जो गंगा के प्रति, उसकी संस्था के प्रति, उसका निर्वाह किया। और उसके बाद उसने स्वयं को अपनी पत्नी के पास पहुंचाने के लिए जो उसके एक कल्पना था, जो आध्यात्मिक भावना थी, उस हिसाब से। धन्यवाद मिश्रा जी। क्या लास्ट अब क्वेश्चन लेने पाएंगे? जल्दी बोलिए। मैंने पूरी बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, लास्ट तक पूरा जिज्ञासा बनी रहती है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, एक पिता है जो अपने पुत्र को बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने में भी है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, और दूसरा पिता है अपना गरीबी के चलते नहीं पढ़ा पाते हैं। दोनों का पिताजी गांव में ही रहना चाहते हैं, दोनों बच्चा बाहर हैं, दोनों का पिताजी गांव में ही रहना चाहते हैं। इसमें कौन दोषी है? बच्चा दोषी नतुरिया है या पिताजी का दोष है? किसका दोष है? दोष नहीं है, ये नियत है, समय का दोष। समय बलवान होता है। देखिए समय सर, धन्यवाद। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इधर से बहुत ज्यादा दबाव है, आगे का कार्यक्रम है, विलम्ब हो रहा है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा। तत्काल सबों के लिए है, तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, सफर में काम आएगा, दुआएं साथ रख लेना। अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद है तभी हम साथ हैं। हमारी पारिवारिक व्यवस्था में अभी साहित्य चाहे जहाँ जाए, अभी तक कुछ सम्मान और संस्कृति तो बची हुई है, और बुजुर्गों के बिना हमारा न तो परिवार पूरा होता है, न समाज पूरा होता है, न संस्कृति पूरा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतनी दूर कष्ट करके आप आए इस अवस्था में और आपको समझने का अवसर मिला।